साक्षात भगवान बुद्ध जी को तो हम और आपने किसी को देखा नहीं, लेकिन हमने पूजनीय भंते जी को जो देख रहे हैं, ऐसे महामानव पूजनीय भंते जी के चरणों में भी शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस कथा के कथावाचक छोटे भाई मनोज ब्लास्टर, जिसका नाम ही है ब्लास्टर, सही कहूँ, इसकी जब आवाज सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना प्यार करता हूँ इसको। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां से आप लोग स्वागत कर दीजिए। और हमारे साथ में दुबई की धरती से आए भाई पंकज यादव जी, और इस पंडाल में बैठे हमारे जितने भी महाखेड़ा के जितने हमारे पिता बुजुर्ग हैं, इधर माताएं हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ उनके चरणों में शीश झुकाते हुए एक बार नहीं, बार बार, हजार बार उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। और साथ में जो हमारे छोटे भाई हैं, जो लगातार 3 दिन से देख रहे थे भैया पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने बोल दिया था ये वही महाखेड़ा है जिस महाखेड़ा में हमारा हेमराज भैया था। ये हेमराज भैया की धरती है, उसके चरणों में भी मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। और महाखेड़ा का नाम जब भी आता है तो मैं हेमराज भैया के नाम से जानता हूँ, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं महाखेड़ा में जरूर आता, और मैं सच कहूँ तो मैं कल लखनऊ चला जाता, लेकिन ये भैया का कर्ज है और आप लोगों का प्यार है, इसके लिए भी मैं कल अपने कायमगंज रुका, और आपके गांव के जाने के बाद सीधा मैं लखनऊ निकल जाऊंगा। कल फिर आए थे हमारे पास में सारे बच्चे, मैंने उनसे कहा था क्यों परेशान हुए। कल सच में मुझे लग रहा है शनिवार से, पिछले शनिवार के बाद मुझे कल मंगलवार, कल सोमवार की नाइट में, नहीं कल भी नहीं नहा पाया था, आज मैंने नहाया। शनिवार के बाद में आज मुझे नहाने का काम मिला, नहाने का मौका मिला, इतना व्यस्त था, और मैं व्यस्त न होता तो मैं कल आ जाता। और कल ये बच्चे जब हमारे पास आए थे तब भी हम उसके बाद में रात में ऑपरेशन करने का काम किया। इसलिए महाखेड़ा के जितने भी हमारे छोटे भाई हैं, इन सारे भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हुए महाखेड़ा की धरती को मैं फिर से एक बार शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। महाखेड़ा की धरती को नाम से ही महाखेड़ा है, मुझे तो मालूम था इसका नाम महाखेड़ा है, लेकिन अभी मैंने जब इस बैनर पे जब लिखा देखा इस गांव का नाम महाखेड़ा, तब मुझे समझ में आया कि जितने भी खेड़े हैं इस प्रदेश में और देश में, उस खेड़े में भगवान बुद्ध की संस्कृति झलकती है। और मैं कह सकता हूं इस गांव का भी नाम महाखेड़ा है, और इस गांव के लोगों में भी भगवान बुद्ध की संस्कृति और विरासत झलकती है। इसलिए मैं महाखेड़ा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और फिर से प्रणाम करता हूं। ये वही महाखेड़ा है, ये वही महाखेड़ा है जब 2012 में हम आए थे, जब 2012 में आए थे, और 2012 में तब तो मैं पढ़ाई कर रहा था, राजनीतिक ज्ञान उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन सामाजिक और धार्मिक ज्ञान उस समय भी कूट कूट के डॉक्टर नवल किशोर के दिमाग में भरा था। और इन्हीं महाखेड़ा के लोगों ने, और इन्हीं महाखेड़ा के लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद देने का काम कर दिया था। मैं कह सकता हूं कि वो 2000 का प्यार था आपका, कि मैंने सारी जिंदगी आप लोगों के लिए कुर्बान करने का काम कर दिया। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपने 2012 में जो आशीर्वाद दिया ना होगा, मुझे याद है 2012 में महाखेड़ा का एक एक व्यक्ति, और हमारा हेमराज भैया, उस समय हमारे पास स्कॉर्पियो गाड़ी, टाटा सफारी गाड़ी थी। टाटा सफारी गाड़ी में कब पीछे की सीट पर महाखेड़ा हेमराज भैया बैठ जाता था पता ही नहीं चलता था।
और मुझे याद है कि मैं जब अलीगंज में आया और जब तक चुनाव का अंतिम दिन नहीं रहा तब तक हेमराज भैया हमारे साथ में रहने का काम किया। और मुझे आज भी याद है जब एटा में 2012 का जब वोट खुलने का काम हुआ, उस समय इतने आंसुओं से रोया था, बहुत आंसुओं से रोया था। तो ऐसे जो आंसू हमारे हेमराज भैया ने और हमारे लिए काम कर दिया है, मैं ऐसे गांव में एक बार नहीं 1000 बार भी बुलाने का काम करोगे, डॉक्टर नवल किशोर आने का काम करेगा। मैं कह सकता हूँ और बताना चाहता हूँ, कल मैंने अपने छोटे भाइयों को बताया था, हेमराज भैया के परिवार में अगर कोई भी जगह हो और रोड के पास अगर जगह हो तो मुझे बता देना, विशाल काय मूर्ति बनवाने का काम डॉक्टर नवल किशोर साथी करेगा, ताकि कम से कम कहां पर जगह है, रोड पर जगह है। मैं आज घोषणा करके जा रहा हूं, हेमराज भैया के हमें फोटोग्राफ बच्चे प्रोवाइड कराएंगे और हेमराज भैया की विशाल काय मूर्ति हम लोग गांव में लगाने का काम करेंगे। ये गांव अब तक तो महाखेड़ा था, लेकिन इस महाखेड़ा में हेमराज भैया का भी नाम जोड़ने का काम हो। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद इसलिए भी देता हूं, अभी 2024 में हमारा चुनाव लड़ा गया, अभी मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोग डॉक्टर नवल किशोर को वोट नहीं दिलवाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आपस में झगड़ा करने का काम हुआ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर झगड़ा कराने नहीं आया, डॉक्टर नवल किशोर झगड़ा कराने नहीं आया, ये भगवान बुद्ध का वंशज है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दीवाना है। मैं कह सकता हूँ, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर बचपन से लेके जवानी तक और लास्ट में जब उन्होंने नौकरी किया, इस देश के कानून मंत्री बने, इस देश का संविधान लिखा, उस व्यक्ति पर भी लोग टिप्पणी करने से नहीं चूकते थे, तो डॉक्टर नवल किशोर पर कहां से चूक जाएंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संघर्ष की दास्तान बचपन से शुरुआत की। मैं कह सकता हूं कि मेरी राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत है वो अलीगंज से हुई है। और मैं कह सकता हूं कि अलीगंज का जो प्यार है, मैं सोचो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद हमने डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से वहां से एसआरशिप किया, और एसआरशिप करने के बाद हमने अमेरिका से ब्रेस्ट कैंसर में फेलोशिप करने का काम किया। और मैं चाहता तो मैं किंग जॉर्ज में नौकरी ले सकता था, दूसरे यूनिवर्सिटियों में नौकरी ले सकता था, मैं वो सारी शान और शौकत की जिंदगी त्याग करके मैं अलीगंज विधानसभा में और फर्रुखाबाद लोकसभा में हमारे का काम किया। मैं बताना चाहता हूँ और आपसे अनुरोध भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर नवल किशोर साहब की कोई नेता नहीं है। डॉक्टर नवल किशोर ने जो दिलों में लोगों की जगह बनाई है, मेरा यही मकसद है। जिन लोगों ने हमें वोट देने का काम किया, यहाँ 350 वोट हम लोगों को मिले और शायद 70-80 वोट कटने का काम हुआ। मैं उनसे भी अनुरोध ये करना चाहता हूँ, मैं भगवान बुद्ध का दीवाना हूँ और मेरी बस यही एक मकसद है, जैसे भगवान बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज दुनिया के लोग पूछने का काम करते हैं, मैं तो बस यही अनुरोध करता हूँ, एक डॉक्टर के रूप में जैसे भगवान बुद्ध की सेवा उनके राजवैद जीवक ने की थी, मैं कह सकता हूँ उनके राजवैद जीवक ने की थी, और डॉक्टर नवल किशोर भी आपकी सेवा जीवन पर्यंत करने का काम करता है। हम सबके बीच में आदरणीय बड़े भैया और अलीगंज विधानसभा से ब्लॉक प्रमुख आदरणीय डॉक्टर अशोक रतन साकी जी आ रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए आप लोग एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए, क्योंकि मैंने अनुरोध किया था
आज हम माथखेड़ा में जाने का काम कर रहे हैं, आप भी आ जाए तो मुझे और अच्छा लगेगा। आ जाओ, पहले मंच पे आ जाओ, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये सही मायने में फनकार है, इसलिए इनका स्वागत करना बनता है। बैठ जाओ यार, चलो बैठो सब। लाइव चला तुम हमारा बैठो ना यार, पता ना कस ठंड बिल्कुल मत भैया ने मोबाइल चला रखी है हमारा भाई पीछे हाँ जाइए चला रहे चला रहे। हेलो भाई मैं बात कर रहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जीवन है वो पूरा का पूरा जीवन संघर्षों में गुजरा। बचपन में सोचो, जब वो विद्यालय में पढ़ना चाहते थे, किसी बड़ी मुश्किल से उनका विद्यालय में प्रवेश होता है, और प्रवेश होने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पर कितने अपशब्दों की बाढ़ होती थी। बाकी बच्चे एक तरफ बैठा करते थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सारे बच्चों के पीछे बैठा करते थे कि उस समय छुआछूत का माहौल तो बहुत बड़ा था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था, अगर क्लास में सारे बच्चे आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को खिड़की पर खड़े होकर पढ़ाई करना पड़ता था। जो बच्चा खिड़की पर खड़े होकर पढ़ाई करेगा उसको सुनाई भी कम देगा और दिखाई भी कम देगा। मैं कह सकता हूं कि वही महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश में क्रांति लाने का काम कर दिया। मैं बात कर रहा हूं कि आपके बीच में जो 2012 में मैं आया था, आप लोगों ने इतना आशीर्वाद देने का काम किया, इतना प्यार और सम्मान देने का काम कर दिया कि 2012 के बाद में जहां हम नौकरी करना चाहते थे वहां नौकरी छोड़ के मैंने कायमगंज में जो हॉस्पिटल बनाने का काम किया वो अलीगंज के लोगों के लिए किया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि अलीगंज के लोगों ने शुरुआत में हमारे हॉस्पिटल में इतना भीड़ बनाने का तो पत्ते तो हम आधी बात लेके जाऊँ चौपाई रामायण बात तुम ना देख लीजिए पानी कितना भी है।
हेलो, बिजली ने वरदान कर दिया। बिजली ये चाहती है कि आपके गांव में मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक रहूं, इसलिए बार बार कह रही है। मैं कहना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि हमने पढ़ाई के साथ में हमने महापुरुषों को भी पढ़ा, और महापुरुषों में जहां बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संघर्ष रहा, मैं महाराष्ट्र की धरती पर मुझे सितारा गांव में जाने का मौका मिला। वही सितारा गांव जो पुणे के पास में स्थित है, जहां का संघर्ष हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी का संघर्ष रहा है। सोचो, इस देश में जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उस समय हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष की शुरुआत कर दी। और अगर महिलाएं पढ़ने लगती थी तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। एक बात की बात है, मां सावित्रीबाई फुले पहले की जो शादियां थी वो बचपन में हुआ करती थी, और 12 साल के थे हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, उनकी धर्म पत्नी थी मां सावित्रीबाई फुले जी जो 9 साल की थी। चूंकि सावित्रीबाई फुले जयंती पर मैं महाराष्ट्र की धरती में मुंबई में 2 साल पहले मैं चीफ गेस्ट था, मुझे याद है, मुझे जाने का मौका मिला। उस समय मैं सितारा गांव में गया था, तो मुझे याद है कि जो संघर्ष है मां सावित्रीबाई फुले ने सितारा गांव से शुरुआत की, और सबसे पहले वो अपने पति से उलझ गई, कहने लगी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है। उनकी अंग्रेजी की कॉपी देख ली कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी तो छोड़ो, अंग्रेजी की बात करने लगे, और अपने पति से उलझ गई कि मुझे पढ़ना है। जब उनके ससुर को ये बात मालूम पड़ा कि वो पढ़ना चाहती है, तो ससुर ने डांट दिया कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। गांव के सामंतवादी लोगों ने अगर देख लिया तो मालूम पड़े कहीं हमारा घर न छोड़ना पड़े। लेकिन मेरी माता मन से कठोर थी और उसे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं कर सकती हूँ। माता जी को ज्योतिबा फुले जी अपने खेत में ले जाने लगे, और खेत में जो हम लोगों के बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं मक्का के खेत में क्या होता है, पहरा, बहरा, टाण पे हमारी माता जी को बैठा के सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले जी पढ़ाने लगे, और धीरे धीरे हमारी माता पढ़ने में परिपक्व हो गई। और जैसे ही पढ़ के तैयार हुई, और तैयार होने के बाद हमारी माता ने ये प्रण किया कि हम महिलाओं को पढ़ाने का काम करेंगे। और जब हमारी माता महिलाओं को पढ़ाने के लिए गांव की गलियों में जाने लगी, तो कुछ सामंतवादी लोग हमारी माता के ऊपर कीचड़ उछालने लगे, कुछ मिट्टी फेंकने लगे। लेकिन हमारी माता पहले तो ये सोची कि ये कीचड़ शायद 1 दिन का है, 2 दिन का है। तो हमारी माता ने जब ज्योतिबा फुले जी को बताया कि गांव में जब हम महिलाओं को पढ़ाने जाते हैं तो कुछ लोग हमारे ऊपर कीचड़ फेंकने का काम करते हैं, क्योंकि अपनी कास्ट हमेशा से सीधी और सादी रही है। तो ज्योतिबा फुले जी ने ये नहीं कहा कि उसमें तमाचा दो, फुले जी ने कहा कि एक काम करो कि एक साड़ी की जगह अपने झोले में 2-2 साड़ियां लेके जाने लगो। मेरी माता ने वही करने लगी। गांव में जब पढ़ाने जा रही थी तो कुछ लोग जब मिट्टी फेंकी तो मेरी माता ने आगे जाके दूसरी साड़ी पहन ली, लेकिन महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाने का काम उन्होंने अनवरत चालू रखा। और मैं कह सकता हूं कि वही माता सावित्रीबाई फुले, जिनको बेटियों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, महाराष्ट्र में सबसे पहले
उन्होंने विद्यालय खोलने का काम किया और उनको पहले तो कोई जगह नहीं दे रहा था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज की हमारी माता फातिमा शेख, जिसने हमारी माता सावित्रीबाई फुले को पुणे में सबसे पहले जमीन देकर महिलाओं के लिए विद्यालय बनाने का काम कर दिया। और मैं भी कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर नवल किशोर भी उसी माँ का बेटा है। मेरी माँ के ऊपर तो लोगों ने कीचड़ फेंका, मिट्टी फेंकी, लेकिन मेरी माता नहीं मानी, अपना काम करती रही। और डॉक्टर नवल किशोर साक भी, मैं कह सकता हूँ कि चाहे कोई कीचड़ फेंके, चाहे शब्दों का बाढ़ करे, मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा और उनके दिलों में जगह बना के रखूंगा। इनके कहने से डॉक्टर नवल किशोर डॉक्टर नहीं बना है। डॉक्टर नवल किशोर किसी के आशीर्वाद से बना है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के आशीर्वाद से बना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के आशीर्वाद से बना है। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से बना है। और मैं कह सकता हूँ, जब इन महापुरुषों का आशीर्वाद डॉक्टर नवल किशोर साकी के ऊपर है, तो डॉक्टर नवल किशोर को जो हमारे लोग हैं उनके दिलों में जगह बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो कह सकता हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर के ऊपर अगर कोई शब्दों का बाण भी करेगा, वो आपके दिल और दिमाग से खत्म होने का काम करेगा, ऐसा मैं जानता हूँ। इसलिए मैं महाखेड़ा की धरती पर मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का जो संघर्ष था, आप लोगों ने, अलीगंज वालों ने जो प्यार और सम्मान दिया, मैं कह सकता हूं कि थोड़ा और बड़ा सम्मान मिल जाता। बहुत सारी यहाँ की राजनीतिक चाल रही, उसके कारण हम नहीं बन पाए। जहां हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को अपना आदर्श समझते हैं, मैं इस मौके पर यह भी याद दिलाना चाहूंगा, मैं जब भी दुखी होता हूं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को याद करता हूं। और मैं कह सकता हूं, जब वो हमारे आदर्श हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भी जब इस देश में पहली लोकसभा के लिए चुनाव लड़े, महाराष्ट्र की धरती से चुनाव लड़े, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, सोचो कैलिफोर्निया और लंदन से पढ़ा हुआ व्यक्ति, इस देश में 4 PhD अगर लेने का गौरव है तो वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को है। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस देश में चुनाव लड़ता है तो महाराष्ट्र के लोगों ने उनको भी हराने का काम कर दिया। तो डॉक्टर नवल किशोर पहली बार में कैसे जीत जाता। और मैं कहना चाहूंगा, जब दूसरी बार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी पश्चिमी बंगाल की धरती से चुनाव लड़ने का काम किए, इस देश को कानून मंत्री बनकर देश को तरक्की के रास्ते पर लाने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और आपसे बताना चाहता हूं कि आज देश के जो हालात हैं, आज जो देश के जो हालात हैं, आज हमें अपने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धम्म की रक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आदर्श में सम्राट अशोक भी रहे। मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, हमें शांति चाहिए। और बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा मन में ये होती है कि उसी भगवान बुद्ध की धरती जहाँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बिहार की धरती, महाबोधि धरती, बड़ा दुख इस बात का होता है कि एक हमारा सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है, हमारी विरासत है, हमारी विरासत पर भी ये कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और मैं आगाज करना चाहता हूँ, सोचिए महाबोधि महाविहार की जो कमेटी है वो हमारे बौद्धों के हाथ में नहीं है, पूजनी भंते जी लोगों के हाथ में नहीं है। वहाँ की कमेटी का संचालन इस देश के सनातनियों और मनवादियों द्वारा किया जा रहा है। ये देश में कुठाराघात है, इस बात को आप और हमको सबको समझना होगा। सोचो, 1 मिनट के लिए सोचने का सवाल तो अब आखिर पैदा ही हो जाता है। मेरा मकसद है तथागत भगवान बुद्ध के धम्म को देश के साथ पूरे विदेश और
पूरे एशिया में फैलाने का काम करना। आज अगर आपका बेटा सांसद होता तो मैं दावे से कह सकता हूँ दिल्ली की लोकसभा में जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी धड़ा करते थे, डॉक्टर नवल किशोर शाह भी महाबोधि की आवाज को पूरे भारत देश के साथ पूरे विश्व में और एशिया में बुलंद करने का काम करता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, डॉक्टर नवल किशोर शाह की तो वैसे ही सर्जन है, कैंसर का सर्जन है, और आपके आशीर्वाद से इतने मरीज हमारे पास रहते हैं। लगातार पिछले होली के बाद से 25 ऑपरेशन हमने कैंसर के अभी लखनऊ में किए हैं। तकरीबन 35 ऑपरेशन हम लोग अभी कायम से करके आ रहे हैं। 60 ऑपरेशन में अभी पिछले एक हफ्ते में करके आ रहा हूँ। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के बीच में क्यों आया हूँ? मैं चाहूँ तो अपनी जीवन शान और शौकत भरी जिंदगी जी सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर व्याख्यान देने गया था। मैं कह सकता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मैं तो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन आप लोगों के बीच में आने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है कि जो हमारे महापुरुषों ने जो काम किए हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धाम बाबा भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर आगे चलना होगा। और मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा हूँ। मैं तो गली खुले मन से गाता हूँ कि मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ। और मुझसे अगर कोई ये कहे कि डॉक्टर नवल किशोर पहले तो इनके ये हाल थे, आज इनके ये हाल है, हमने उनके पुराने दिन देखे, मेरे पुराने दिन के बारे में क्या बताओगे? मैं तो खुल के कहता हूँ, मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं था पढ़ने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ नेताजी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, जिनके आशीर्वाद से हमें एजुकेशन लोन मिल गया, क्योंकि नेताजी ने ये व्यवस्था की थी गांव के गरीब परिवार का अगर कोई भी बेटा अगर MBBS में आने का काम करेगा, किसान का बेटा भी अगर डॉक्टर बनना चाहता है, उसको पढ़ाने का काम सरकार करेगी। और आज की सरकार सोच लो, MBBS की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस तकरीबन 1 करोड़ कर दी गई है। और नई शिक्षा नीति अगर देखोगे तो जो भी स्टूडेंट हैं उनको कम किया जा रहा है। जहां हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा को कम कर दिया है। मैं तो दंग रह गया। अभी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे, बिल्कुल भी पढ़े नहीं थे। अगर इंटर वाले बच्चे से पूछ लिया जाए कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्या परिभाषा है, वो परिभाषा भी नहीं बताने वाले हैं। कई विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी के टीचर्स ने ये बताया कि भैया इनका रिजल्ट देख लेना, जिसको कुछ नहीं आता है उसको 88 नंबर मिलने का काम होगा। ऐसी शिक्षा नीति इस उत्तर प्रदेश में हो गई है। मैं कहना चाह रहा हूँ और आपके बीच में आने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज मैं देश और दुनिया देख रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आपके भी बच्चे हमारी तरह देश और दुनिया देखने का काम करें, बड़े बड़े जहाजों में घूमने का काम करें, देश और विदेश में जाने का काम करें। लेकिन ये भाजपा की सरकार जब तक रहेगी, मैं कह सकता हूं हमारे बच्चों का उत्पीड़न होता रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आज देश में 2024 में अगर बात हो, जहां देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की बात हो रही थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जिनके नेतृत्व में देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से 37 और पूरे भारत देश से पीढ़ियों को आगे पहुंचाने का काम किया। आज किसी की ताकत नहीं है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने का काम कर पाए। इसलिए मेरा मकसद है और आपसे भी कहना चाहता हूं कि 2027 में अगर हमें देखना है, मैं कह सकता हूं तो हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और तथागत भगवान बुद्ध का जो रास्ता है उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसलिए महाखेड़ा के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और धन्यवाद देते हुए मैं तो बस यही कहूंगा, जैसे भगवान बुद्ध की सेवा उनके राजवैद जीवक ने जीवन पर्यंत की थी, डॉक्टर नवल किशोर साक्य भी आप सबकी सेवा जीवन पर्यंत करने का काम करता रहेगा। और जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी, जिन बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, भले हम सांसद नहीं बन पाए, भले हम सांसद नहीं बन पाए, क्योंकि सांसद बनने से पहले हमने घोषणा की थी कि हमें सांसद के रूप में मिलने वाला वेतनमान तमाम गरीब बच्चों पर खर्च होगा। लेकिन मैं कह सकता हूं, आपके आशीर्वाद से आज मैं घोषणा करता हूं कि जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जिन बेटियों को आगे बढ़ने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, हमारे हॉस्पिटल आ जाना। लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल और लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल परिवार उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सबसे ज्यादा धन्यवाद जो यहाँ की कमेटी के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने ये बेहतरीन कार्यक्रम कराने का काम किया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रिय सूरज साक्य जी, आदरणीय राजेश साक्य जी, सुरेंद्र साक्य जी, पवन साक्य जी, सत्यम साक्य जी, कमलेश साक्य जी, पुनीत साक्य जी, प्रमोद साक्य जी, सचिन साक्य जी, सुबोध साक्य जी, योगेश साक्य जी, सुरजीत साक्य जी, सौरभ साक्य जी, अतर सिंह जी, आलोक साक्य जी, श्री शिशुपाल, भूपाल सिंह साक्य जी, श्रीपाल साक्य जी, ब्रजपाल साक्य जी, प्यारे लाल साक्य जी, रजपाल साक्य जी, विजय सिंह यादव जी, विजय सिंह साक्य जी, जयवीर सिंह साक्य जी, कृपाल सिंह साक्य जी, ज्ञान सिंह साक्य जी, और उनके साथ में मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने बड़े भाई डॉक्टर अशोक रतन साक्य जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारे समाज के जो आदर्श थे, आपके पिताजी जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे और सबके सामने जाया करते थे, तो इतना प्यार मिला करता था। इस पुनीत अवसर पर श्री मुंशीलाल साक्य जी के चरणों में मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम करने के साथ में जितने भी हमारे छोटे भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, के यादव, मुकेश यादव, रवि यादव और जितने भी कैमरा वाचक, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए इस पुनीत कार्य के लिए और इस कार्यक्रम का जो करवाया है, एक छोटे बच्चे के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में करवाया है, उस बच्चे के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ। और मेरी शुभाशीष है कि वो बड़ा होके तथागत भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने का काम करते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय साक्य समाज। अब मैं अनुरोध करूंगा यहीं से ब्लॉक प्रमुख और हमारे समाज के एक नई दिशा देने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक रतन साक्य जी भी हम सबके बीच में हम सबको शुभाशीष देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय छोटे भाई नवल किशोर जी, मैं सबसे पहले तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। पूज्य भिक्षु संघ और इस कथा के कथावाचक मनोज गास्टर जी, उनकी टीम, आयोजक मंडल, बुजुर्गों, साथियों, नौजवान बच्चों, मातृशक्ति, साथियों, हमसे पहले रवि साहब बहुत कुछ बता चुके हैं धर्म के बारे में। आपने कार्यक्रम से पहले त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। त्रिशरण में 3 बातें आती हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। आप लोग बुद्ध को भी कम जानते हैं, धम्म को भी कम जानते हैं,
लेकिन बड़ी खुशी है संघ को अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है आप लोगों से कि थोड़ा समय निकालिए बुद्ध और धम्म के लिए भी। संघ से अर्थ संगठन से है, और एक लंबे अरसे से जो हमारे बुजुर्ग रहे हमारे समाज के, उन्होंने यहां पर अलीगंज विधानसभा में तो एक ऐसा बड़ा संगठन खड़ा किया कि आज भी उस संगठन को हर पार्टी नमन करती है और डरती भी है इस शाक्य समाज के संगठन से। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जहां समाज की बात आई, संगठित होकर एक मन से और दृढ़ता के साथ तन मन धन से, हमें तो धन से भी लड़ाया है इन लोगों ने, तन मन और धन तीनों दिया है। इसके लिए हम आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे ध्यान है 2002 की विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से मैं विधानसभा लड़ा था। नया नया राजनीति में आया था, तब तन था और मन था, हमारे पास धन नहीं था। मुझे ध्यान है हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने, समाज के लोगों ने, जिसके घर में गेहूं था गेहूं दिया, दाल दी, आलू थे आलू दिए, कंडे थे तो कंडे दिए, ईंधन था तो ईंधन दिया, पैसा दिया और पूरी ताकत से हमें लड़ाया। दुर्भाग्य से वो चुनाव में हारा थोड़े वोटों से, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, 2001 में ब्लॉक प्रमुखी हारा, 2002 में एमएलए हारा, 2004 में एमपी हारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। काफी समय तक बीमार रहा। उसके बाद 2021 में उन्हें ब्लॉक प्रमुखी के से शुरुआत की, जहां से मैंने राजनीति शुरू की थी, और शायद मैंने राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही की। समाजवादी पार्टी का मैं ब्लॉक प्रमुख का कैंडिडेट था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने चुनाव हरवा दिया था। 3 वोट से वो मैं चुनाव हारा था ब्लॉक प्रमुखी का। खैर, अब इस समय चूंकि ब्लॉक प्रमुख हूं और आप लोगों से एक अनुरोध जरूर करता हूं, मैं ब्लॉक में देखता हूं कि आप लोग ब्लॉक में नहीं जाते। सरकार की तमाम स्कीम है, लाभ उठाइए, और लाभ उठाने में सबसे आगे यादव है। यादव हमें सबसे ज्यादा ब्लॉक में मिलते हैं।